हेलो गाइस, मैं हेलमेट द फॉर सेकेंड चाइल्ड मांगा के एपिसोड को कंटिन्यू करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइस, इसमें 3 कैरेक्टर का रोल 3 अलग अलग वॉइस में होगी। तो चलिए हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे राजाओं की मीटिंग हो रही होती है और वो एक जड़ों के जंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डिमोनिक एनर्जी पाई जाती है, जहाँ पर कोई भी डीमन या फिर कोई भी जादूगर उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकता है। उस जंगल के अंदर कोई भी जादूगर या फिर कोई भी डीमन जाता है तो उसके अंदर से वापस आ ही नहीं सकता है। वो एक ऐसा जंगल है। तभी उसी में से एक लीडर खड़ा होकर बोलता है कि जिसका नाम पारस होता है, वो बोलता है कि हमें जिस इंसान से प्रॉब्लम होगी उसे हम कारागाह में ना बंद करके उस जंगल में छोड़ देंगे। अगर उस जंगल से वो सरवाइव कर कर बाहर आ गया तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और इसका यह आइडिया इन सभी को बहुत पसंद आता है। हमारा सीन शिफ्ट किया जाता है। हमें कुछ सैनिक और एक महिला और उस महिला के एक बच्चे को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सैनिक होते हैं उस महिला के बच्चे को उठाकर उस जंगल की तरफ लेकर जाते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक सीड ऑफ डार्कनेस पैदा हो रहा था जो बड़ा होने पे उसे एक डिमोनिक बीस्ट बना सकता है और इस संसार के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और उसकी जो मॉम होती है वो बहुत चिल्ला रही होती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। लेकिन वो कुछ तांत्रिक मिलकर वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस बच्चे को उस जंगल के अंदर छोड़ जाते हैं। फिर हमें बच्चे को दिखाया जाता है। जो बच्चा होता है वो बहुत भूखा होता है। और गाइस, मैं इस फॉरेस्ट के बारे में बता दूं आपको, ये जंगल जो है एक डेमोनिक एनर्जी से भरा हुआ है और यह जंगल बहुत ही ठंडा होता है। जो बच्चा है इस ठंड को सहन नहीं कर सकता है, ये बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है जंगल। लेकिन गाइस, उस बच्चे के अंदर भी एक सीड ऑफ डार्कनेस होता है जो उसकी तरफ चारों तरफ एक बढ़िया शील्ड बना लेता है, प्रोटेक्शन शील्ड हम बोल सकते हैं, जो उस जंगल के ठंड से बचाता है उस बच्चे को। और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और थोड़े समय बाद हम देखते हैं वहां पर एक तेंदुआ आता है जो बहुत ही बड़ा होता है और वह उस बच्चे को पालने के लिए डिसाइड करता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और वह बच्चा बड़ा हो जाता है और वह शिकार भी करने लगता है। देखते हैं हेलमेटू एक खरगोश के पीछे दौड़ रहा होता है शिकार करने के लिए और वह उस खरगोश को मार भी देता है। एलागा चुपचाप ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे लगता है कि हेलमेटू को आदत हो चुकी है शिकार करने की। तो वो हेलमेटू से जाकर पूछता है कि क्या हेलमेटू तुमको शिकार करने की आदत हो चुकी है? तो हेलमेटू बोलता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक मैं एक खरगोश को ही बस मार सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तभी हम एलागो को देखते हैं। एलागा उस खरगोश के अंदर से एक सीड निकालता है। उस सीड का नाम सीड ऑफ डार्कनेस होता है और वो हेलमेटू को दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम इस सीड के बारे में जानते हो? तो हेलमेटू जवाब देता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। एलागा बोलता है, यह एक ऐसा सीड है जिसके अंदर डिमोनिक एनर्जी होती है। यदि इसे तुम खा लिए तो तुम भी एक डीमन बन जाओगे और तुम्हारे अंदर भी एक डिमोनिक एनर्जी आ जाएगी। हेलमेटू बोलता है कि हाँ, ये सीड मुझे दे दो, वैसे भी इस जंगल से मैं कभी निकल सकता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सीड ऑफ डार्कनेस दे दो, मैं खाकर एक डीमन ही बन जाऊंगा। तभी एलागा बोलता है हेलमेटू से, नहीं, तुम इस जंगल से बाहर निकल सकते हो। तभी हेलमेटू बोलता है, वो कैसे? एलागा बोलता है कि मुझे भी लगता था कि इस जंगल से कोई भी बाहर वापस नहीं निकल सकता है आ जाने के बाद, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि यह संभव है, हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं, ऐसा एलागा बोलता है हेलमेटू से। हेलमेटू बोलता है, वो कौन है एलागा? एलागा बोलता है कि वह एक इंसान था जो मुझे बहुत पहले मिला था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी होगा या मर गया होगा। आई थिंक वो मर ही चुका होगा। तभी हेलमेटू बोलता है कि वो कहाँ मिलेगा वैसे? तो एलागा बोलता है कि तुम उसे ढूंढने जाओगे, वो मर चुका होगा। तभी हेलमेटू एलागा से बोलता है कि क्या तुमने उसे मरे हुए देखा है? तो एलागा बोलता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक इंसान है और एक इंसान की निश्चित समय होती है जीने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ वो मर चुका होगा। तो लेकिन हेलमेटू मानता नहीं है और उस इंसान को खोजने चला जाता है। एलागा से पूछता है कि वो इंसान दिखने में अभी कैसा होगा? तो एलागा बोलता है कि वह बुढ़ा होगा और बड़ा होगा, ग्रो किया होगा, स्ट्रांग है वो। हेलमेटू एलागा से पूछता है कि
वह मुझे कहाँ मिल सकता है। तो एलागा बोलता है कि ईस्ट साइड, इस जंगल के इस साइड में तुम जाओगे तो वो शायद मिल जाए। तो हेलमेटू वहां से दौड़ते हुए जाता है उस तरफ। तभी हेलमेटू को एक लकड़ी की गेट दिखाई देती है और उसके अंदर एक झोपड़ी होता है। और हेलमेटू सोचता है कि यह कोई इंसान ही ऐसा बना सकता है, यह कोई इंसान ही होगा जो ऐसे घर या झोपड़ी बना सकता है। तो वह उसे कंफर्म हो गया कि वो जो इंसान है वो यही मिल सकता है जो मुझे बाहर निकालने का रास्ता देगा इस जंगल का। और हेलमेटू यह सोच रहा ही होता है तभी वो इंसान पीछे से आकर हेलमेटू को दबोच लेता है और पूछने लगता है कि तुम्हें इधर कौन भेजा है, किसने भेजा है। तो हेलमेटू बोलता है, अरे नो नो नो, मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ, मुझे एलागा ने भेजा है। तभी वो इंसान बोलता है कि कौन एलागा। तो हेलमेटू बोलता है कि वह बोल रहा था कि वो एक इंसान को जानता है जो इस जंगल के बाहर जाने का रास्ता बता सकता है और वो आप हो। डेरियन बोलता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तभी हेलमेटू बोलता है, मैं इस जंगल से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपसे मिलना था। तभी वो इंसान अपना नाम बताता है। वो बोलता है कि माई नेम इज डेरियन एंड योर नेम। तो हेलमेटू बोलता है, माई नेम हेलमेटू। डेरियन पूछता है कि आखिर तुम इस जंगल में आए कैसे। तो हेलमेटू रिप्लाई देता है कि मुझे तो ये बात नहीं पता मैं कैसे यहाँ पे आया। डेरियन बोलता है कि तुम्हारे अंदर पक्का कोई सीड ऑफ डार्कनेस होगा, इसलिए तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया गया होगा। फिर डेरियन पूछता है कि आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। फिर हेलमेटो बोलता है कि मुझे इस जंगल से बाहर जाना है और अलावा मुझे बताया कि यहाँ पर एक इंसान था जो रास्ता पता है यहाँ से बाहर कैसे जा, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। फिर डेरियन बोलता है आखिर तुम्हें इस जंगल से बाहर जाना ही क्यों है। जो बाहरी दुनिया है वहाँ के लोग भले ही उनके पास लंबे नाखून नहीं है, लेकिन वो अंदर से ही बहुत ही कूर है और बहुत ही कूर है और धोखा देना जानते हैं और किसी के अपने मतलब के लिए मार भी देते हैं। तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो। हेलमेटू बोलता है गुस्से में, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस जंगल में नहीं कर। पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें इस जंगल से बाहर की दुनिया में जाने के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। यह बोलकर वह चलने लगता है जो वो झोपड़ी बनाया होता है। थोड़ी देर में डेरियन अपने घर पे पहुंच जाता है और हेलमेटू को झाड़ू देता है और बोलता है चलो इस रूम की सफाई करो तुम। यह सुनकर हेलमेटू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर रूम साफ करने के लिए आया हूँ। और तभी डेरियन बोलता है यह एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, ये तुम्हें सीखना चाहिए। और ये रहा तुम्हारा बेड, इस पे तुम जब मन तब रेस्ट कर सकते हो। तभी हेलमेटू उस बेड पे लेट जाता है। तभी डेरियन बोलता है कि उठो, अभी तुम्हें बहुत सारा काम करना है और अपनी शर्ट चेंज करो, बहुत गंदा हो चुका है। डेरियन उसको ड्रेस देता है पहनने के लिए और बोलता है कि इसे तुम फटने मत देना क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तुमको देने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। और डेरियन हेलमेटू को लेकर जंगल की ओर चलने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाना है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज खानी है और कौन सी चीज नहीं खानी है। डेरियन एक पेड़ से फल तोड़ता है और उसमें से सीड को निकालता है और वो बोलता है कि यदि इस फल से तुम उस सीड को निकाल भी दोगे तभी इसमें डिमोनिक एनर्जी बनी रहेगी, इसलिए तुमको पानी में धुल लेनी चाहिए, इससे डेमोनिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है फल से। तभी वो हेलमेटू को उस फल को खाने के लिए देता है और वो हेलमेटू उस फल को खाकर बोलता है वाह कितना लजीज है ये फल। बोलता है हेलमेटू से पानी लाने के लिए और चल देता है झोपड़ी की तरफ। हेलमेटू पानी लेकर जा ही रहा होता है और सोचता है कि ये मुझसे अजीब अजीब से काम क्यों करवा रहा है। और तभी अचानक पीछे से अलाग आ जाता है और हेलमेटू पे अटैक कर देता है। फिर हेलमेटू बोलता है तुम्हें ये मजाक लग रहा है। फिर अलागा पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। हेलमेटू बोलता है वो मुझे स्ट्रांग बनाना चाहता है जिससे मैं ये जंगल छोड़ सकूं। तभी अलागा इमोशनल होकर बोलता है कि क्या तुम सच में ये जंगल छोड़ दोगे। फिर हेलमेटू बोलता है हाँ अलागा मुझे ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मुझे एक इंसानी दुनिया में जाना होगा, मैं जंगल में नहीं रह सकता। और हम फिर मिलते हैं एलागा। यह बोलकर हेलमेटू वहां से जाने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि डेरियन हेलमेटू को ट्रेनिंग दे रहा होता है जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सके। यहीं पे हेलमेटू थक चुका होता है और बोलता है कि डेरियन मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी डेरियन बोलता है कि तुम्हें जंगल नहीं छोड़ना है क्या। हेलमेटू बोलता है कि सिर्फ डैमिट फिर प्रैक्टिस करने लगता है। यही डेरियन हेलमेटू को देखकर सोचता है कि यह अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छी पकड़ बना रहा है। यह केवल सीड ऑफ डार्कनेस के अलावा बहुत ही चीजों के साथ पैदा हुआ है।
मुझे इससे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बहुत कुछ सिखाना है। वहीं हेलमेटो को देखते हैं जो ट्रेनिंग करते करते बेहोश हो जाता है और डेरियन हेलमेटो को अपने गोद में बैठाता है और हेलमेटो के मुंह से बस एक ही चीज निकल रहा था कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। यह सुनकर डेरियन हेलमेटो के लिए कुछ बनाता है और हेलमेटो उसे खाता है और बोलता है वाह कितना लजीज है ये। और डेरियन इसका नाम क्या है? डेरियन बोलता है यह एक सूप है। हेलमेटो सूप पी ही रहा होता है कि डेरियन उसे बोलता है कि तुम स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम कोई जंगल की डिमोनिक बीस्ट नहीं हो। ना ही तुम्हारे पास सख्त पंजे हैं, ना ही तुम्हारे पास तेज दांत हैं। तुम एक इंसान हो और एक इंसान की बॉडी की एक सीमा होती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कल से मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे तुमको दिखाना होगा कि तलवार होता क्या है। और डेरियन अपना तलवार निकालता है और हेलमेट उसे बोलता है कि ध्यान से देखना। और तभी डेरियन अपना स्किल्स दिखाने लगता है। वह तेजी से एक लकड़ी पे प्रहार करता है जिसमें से एक बहुत तेजी से ब्राइटनेस निकलती है। यह हेलमेटू देखकर चौंक जाता है और तभी हेलमेटू डेरियन से पूछता है कि यह चमकती हुई चीज क्या थी। तभी डेरियन बोलता है कि जैसे डिमोनिक बीस्ट के पास डिमोनिक एनर्जी होती है वैसे ही हम इंसानों के पास एक इनविजिबल पावर होती है जिससे हम सरवाइव करते हैं। यह सुनकर हेलमेटू खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो मुझे भी सीखना है, ये तो मुझे भी सीखना है। और सॉरी गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि वो जो चमकती हुई चीज थी उसका एक स्पेशल नाम है जिसे हम बीज बोलते हैं। तभी हेलमेटो बोलता है कि मुझे भी ये बीज वाले स्किल्स को सीखना है। तभी डेरियन बोलता है चुप करो, अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो, तुम्हें अभी तलवार को अच्छे से समझना होगा। अगर तुम तलवार को समझ लिए तो तलवार तुम्हारे काबू में आ जाएगा और तुम्हें मैं ये स्किल सिखा दूंगा। बोलकर डेरियन हेलमेटो को तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने लगता है। ट्रेनिंग करते करते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि हेलमेटू सर डेरियन से बोलता है कि सर मैं तो प्रॉपरली ट्रेनिंग सीख चुका हूँ अब। तभी डेरियन बोलता है नहीं अभी तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तभी हेलमेटू बोलता है कि नहीं सर मैं तो अभी अच्छे से सीख लिया हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। तभी डेरियन उसे अपने शोल्डर से किक करता है और हेलमेटू गिर जाता है। तो डेरियन बोलता है कि नहीं अभी तुम्हें अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाना होगा और तलवार पे अच्छे से पकड़ बनानी होगी, तब तुम कह सकते हो कि तुम वास्तव में कुछ सीखे हो। तो समझ में आया? फिर हेलमेटू बोलता है हाँ सर। फिर डेरियन हेलमेटू को रेस्ट करने के लिए बोलता है। हेलमेटू रेस्ट कर ही रहा होता है कि तभी एलागा आ जाता है और हेलमेटू बोलता है अरे एलागा बड़े दिन बाद मिली। हाँ वो तो है। आपस में बातें चल ही रही होती है कि तभी हेलमेटू बोलता है कि डेरियन मुझसे बोल रहा था कि तुम्हारा उस पर कोई कर्ज है। हाँ कुछ साल पहले डेरियन की फाइट यहाँ के साउथर्न एरिया में डिमोनिक स्नेक जिसका नाम नाहो था उस डीमन के 2 हेड थे। मैंने ही डेरियन को उस डिमोनिक स्नेक से बचाया था। और तभी हेलमेटू बोलता है कि एलागा क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? एलागा हेलमेटू को साउथर्न एरिया में ले जाता है जहाँ पर डिमोनिक स्नेक रहता है जिसका नाम नाहो रहता है, वहाँ पर उसको लेकर जाता है। एलागा हेलमेटू को लेकर नाहो के एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर हेलमेटू इंसानों को देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि मुझे लगता था कि इस जंगल में बस एक ही मैं ही इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बहुत से इंसान है। तभी एलागा बोलता है कि ये नाहो का ह्यूमन फॉर्म है। जंगल में जितने भी फंसे हुए इंसान होते हैं नाहो उनको यहाँ लाता है और अपना गुलाम बना लेता है। इसलिए हमें फॉर्म की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान काम करते करते गिर जाता है। वहाँ पर एक इंसान आता है जो उन वर्करों को काम करा रहा होता है और गिरे हुए आदमी को बोलता है उठो कमीने, या दिखावा बंद करो कि तुम्हें चोट लगा है, चलो काम करो। और उसी पर हेलमेटू ये सब देख रहा होता है। तभी हेलमेटू बोलता है कि मुझे लगता है उस इंसान को चोट लगा है, लेकिन वो हट्टा कट्टा इंसान उसे मार क्यों रहा है एलागा? तो एलागा बोलता है कि मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है अपना, इसलिए वो आदमी उसे मार रहा है। वहीं हमें फार्म की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोल्डर बोल रहा होता है महिलाओं को कि अंदर जाओ। तभी हेलमेटू उन लेडीज को देखकर बोलता है कि ये तो सेम मेरी तरह दिख रही है, बस हल्का फुल्का डिफरेंस है। तभी एलागा बोलता है क्या तुम उन फीमेल वुमेन की बात कर रहे हो? फिर हेलमेटू बोलता है हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर एलागा बोलता है वो लेडीज अंदर नाव का भोजन बनने जा रही हैं क्योंकि नाव को नरम मांस पसंद है और लड़कियों की मांस लड़कों के मांस से ज्यादा नरम होता है, इसलिए नाव लेडीज को खाता है और जो फीमेल वुमेन छोटी होती हैं उन्हें बड़े होने तक वेट करता है। पुरुष होते हैं उन्हें इस फार्म को बनाए रखने के लिए आजीवन अपना गुलाम बना देता है।
फिर हमें फॉर्म की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वहां पर एरागा आ चुका होता है। एरागा जो है इस फॉर्म का लीडर है, जिसे नाहो ने चुना है। फॉर्म में पहुंचता है, तभी वहां का सोल्डर देखकर बोलता है कि अरे सर आप यहाँ। सोल्डर बोलता है कि सर फिर आज एक गुलाम ने अपना काम सही से नहीं किया। तभी एरागू बोलता है वो सब छोड़ो, क्या वो लड़कियां तैयार हैं जो भोजन बनने वाली हैं? बोलता है हाँ सर एरागू वो वहाँ है। एरागू उन लड़कियों को खींचकर नाहो के पास ले जाता है। तभी हेलमेटू एरागू को देखकर बोलता है कि क्या वही वो इंसान है जो उन फॉर्म का लीडर है? तभी एलागा बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता कि वह इंसान कैसे जानता है, लेकिन वह जंगल में छोड़े गए इंसानों को ढूंढने में बहुत अच्छा है। अगर आपकी बदनसीबी होती तो संभवतः आप उनमें से एक बन गए होते। तभी हेलमेटू एलागा से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किए? तभी एलागा बोलता है कि मुझे नाहो की तरह जीवन जीना नहीं पसंद, इसलिए। तभी एलागा बोलता है चलो हेलमेटू अब हम लोग वापस चलते हैं। गाइस वहां पर नाहो आ जाता है। फिर नाहो एलागा से बोलता है कि क्या वो यही लड़का है जिसे आपने पाला है? उसते हुए नाहो उससे बोलता है कि हालांकि मैं मेन ह्यूमन को नहीं खाता हूँ, लेकिन जो छोटे मेन ह्यूमन होते हैं उनका जो मांस होता है बहुत ही टेस्टी होता है। वो बोलता है अलागा से कि क्या अलागा तुम इसका मुझे एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करने दोगे? तभी अलागा बोलता है कोई जरूरत नहीं है, तुम मेल हुमेल नहीं खाते हो, तुम्हें उनका स्वाद पसंद नहीं आएगा। वो बोलता है हाँ ये तो है, एरागू द्वारा तैयार किए गए मनुष्य मुझे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। तभी नाहो हेलमेटू के पास जाता है और उसके शर्ट को स्मेल करता है। तभी उसमें से डेरियन की स्मेल आती है। तभी नाहो हेलमेटू से पूछता है कि तुम्हारा संबंध डेरियन से तो नहीं है, क्योंकि इसमें से डेरियन की स्मेल आ रही है। और तभी गाइस एलागा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें उसके पास जाने की हिम्मत कैसी हुई? नाहो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बस उसे चेक कर रहा था, क्योंकि उसके शर्ट से उस कमीने डेरियन की स्मेल आ रही थी कि अभी कुछ ही साल हुए हैं उस डेरियन ने मेरे फार्म को नष्ट किया था। फिर एलागा बोलता है कि इसका कोई संबंध डेरियन से नहीं है, यह बस पहनने के लिए कपड़े चुराया है। नाहो बोलता है ये अच्छी बात है कि ये इसका संबंध कोई डेरियन से नहीं है, अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं इसे खा भी जाता। तभी एलागा बोलता है आई विल किल यू। फिर ना बोलता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, आखिरकार हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आपका काम यहाँ से हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया मेरा है और मुझे आशा होगा कि आप अब यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। बोलकर ना हो उनको गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है और वो दोनों भी वहां से निकल लेते हैं। रास्ते में एलाका हेलमेटू से बोलता है कि अब तुम्हें नाहो देख चुका है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा और तुम्हें कभी अकेले बाहर नहीं निकलना है, तुम बस डेरियन के साथ रहना। फिर एलागा बोलता है तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? फिर हेलमेटू बोलता है एलागा क्या मैं बहुत कमजोर हूँ? फिर एलागा बोलता है कि हाँ अभी तो तुम कमजोर मुझे लगते हो, लेकिन तुम डेरियन के साथ रहकर उस ट्रेनिंग को लेकर तुम मजबूत हो सकते हो। तुमको जंगल को छोड़ना है तो तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें डेरियन के साथ उस ट्रेनिंग को करना होगा जो डेरियन तुम्हें बताएगा, क्योंकि जो डेरियन है मैंने उसे देखा है, वो मानव में सबसे सर्वश्रेष्ठ का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो, उसने नाहो का पूरा फॉर्म डिस्ट्रॉय कर दिया था। एलागा को डेरियन की आने की आहट सुनाई देती है, तभी एलागा वहाँ से निकल देता है। डेरियन हेलमेटू के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो सूरज ढलने वाला है, अभी हमें निकलना पड़ेगा। हेलमेटू रात को सो रहा होता है और उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है और वो दर्द ऐसा था कि वो सह नहीं सकता है, उसे लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि डेरियन उसे हर रात को एक जड़ी बूटी खिलाता था। वो जड़ी बूटी का काम था उसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस जो उसके अंदर उत्पन्न होता था वह उसे दबाए रखता था। कुछ साल बीत जाते हैं, अब उसे वह पेन महसूस नहीं होता है, उसे इस पेन की आदत हो चुकी होती है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेलमेटू पेड़ों के साथ अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डेरियन आ जाता है और बोलता है कि तुम तो तलवार के साथ एंजॉय कर रहे हो। और तभी हेलमेटू बोलता है अरे सर डेरियन आप कब आए? सर मेरा जो बॉडी है बहुत ही लाइटली फील कर रहा है और मेरी जो देखने की शक्ति है बहुत तेज हो चुकी है, क्या ये सब उस जड़ी बूटियों की वजह से हुआ है? डेरियन बोलता है नहीं ये सब तुम्हारे ट्रेनिंग की वजह से हुआ है जो तुम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो। और डेरियन बोलता है कि वो समय आ गया कि मुझे तुम्हें बीज वाली स्किल सिखानी होगी, उस टाइम में तुम्हें इसलिए नहीं सिखा रहा था क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है उस स्तर पर नहीं थी, अब इस टाइम तुम्हारी जो बॉडी है एक बहुत बड़ी स्तर पे है, इसलिए मुझे तुम्हें ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
डेरियन बोलता है कि चलो अब रेडी हो जाओ, यही समय है तुम्हें बीज सीखने का, चलो स्टार्ट हो जाओ, मैं सिखाने जा रहा हूँ तुमको। डेरियन बोलता है कि बीज सीखने के लिए एक मेथड होता है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। फिर डेरियन ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और बोलता है सबसे पहले हमें अपने बॉडी के चारों तरफ एटमोस्फेयर से पावर को फील करना होगा, फिर उससे अपने तलवार में उतारना होगा और इस तरह से हम बीज को कंट्रोल करते हैं। डेरियन हेलमेटो से बोलता है कि अब उस नेचुरल एनर्जी को फील करो और मुझ पे अटैक करो उस बीज से। डेरियन हेलमेटो को एक ही अटैक में पीछे ढकेल देता है। हेलमेटो बोलता है क्या सर डेरियन आप मुझे मारना चाहते हो? डेरियन बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें हार मानने के लिए नहीं सिखाया, तुम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील करो, तब तुम अपने मन को कंट्रोल करके इस एटमॉस्फेरिक पावर को महसूस नहीं करोगे तब तक तुम बीज नहीं बना सकते, और जब तक तुम ये स्किल सीख नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें यही स्किल सिखाऊंगा। और फिर हेलमेटो इस स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा होता है जंगल में, और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। हेलमेटो इस स्किल्स को बहुत अच्छे से सीख लिया होता है, काफी बड़ा भी हो चुका होता है। तभी हेलमेटो को हम देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहीं पे डेरियन आ जाता है और बोलता है कि तुम पहले से काफी बेटर हो चुके हो। हेलमेटो बोलता है क्यों सर डेरियन, आज दो दो हाथ हो जाए? तभी सर डेरियन बोलते हैं हाँ चलो आ जाओ देखते हैं, दो दो हाथ कर ही लेते हैं। तभी हम देखते हैं हेलमेटो अपने स्तर पे बहुत ही पावरफुल हो चुका होता है, वह सर डेरियन को हरा भी देता है। डेरियन सोचते हैं ये तो इतना पावरफुल हो चुका है कि ये पूरी दुनिया को पलट सकता है। तब डेरियन बोलता है अब टाइम आ गया है तुम्हें इस जंगल को छोड़ने का। तभी हेलमेटो सर डेरियन से बोलता है सर मुझे लगता है मेरे में अभी भी कुछ कमी है। सर डेरियन बोलते हैं यदि आपके अंदर का जो सीड ऑफ डार्कनेस है वो उभरने लगा तो आप इस डिमोनिक बैरियर को पार नहीं कर सकते, इसलिए यही सही समय है जंगल को छोड़ने का। हेलमेटो को इस जंगल को छोड़ने के लिए रास्ता बताता है, बोलता है कि जो ह्यूमैनिक वर्ल्ड है इस जंगल के साउथर्न एरिया के पीछे है और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको डिमोनिक बैरियर को पार करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डिमोनिक पावर कमजोर हो जाती है, लेकिन डेरियन बोलता है कि उसे पार करने के लिए आपके अंदर जो सीड ऑफ डार्कनेस है उसे आपको काबू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही जा सकता है। हेलमेटो पूछता है कि यह जगह कहाँ पर है, लेकिन डेरियन बोलता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो इस जगह के बारे में जानता है। तभी डेरियन बोलता है कि यहाँ के साउथर्न साइड में एक ह्यूमन फॉर्म है जहाँ पे एक डिमोनिक स्नेक रहता है जिसका नाम नाहो होता है, और वहाँ का जो लीडर है एरागू उसे इसके बारे में पता है, और नाहो के उस क्षेत्र के बारे में तुम्हारा दोस्त जो तेंदुआ है जिसका नाम एलागा है उसे पता होगा। और डेरियन बोलता है कि एटलीस्ट अगर आप ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गए तो आप बहुत चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आप बस जंगल में रहे हो और आपको वह जगह बहुत ही रोमांचक लग सकता है। आपको बहुत ही डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। बोलकर डेरियन से बोलता है कि हेलमेटो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे अब नींद आ रही है, तुम मुझे कल सुबह आकर मिलना क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है। यह बोलकर डेरियन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हेलमेटो अकेले पहाड़ों पे बैठा हुआ रहता है और कुछ सोचता है। तभी वहाँ पर एलागा आ जाता है और वो एलागा हेलमेटो से बोलता है कि अरे हेलमेटो तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो बोलता है एलागा मैं कल इस जंगल को छोड़ने वाला हूँ और पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और एलागा तब बोलता है कि इससे प्रूफ होता है कि तुम एक ह्यूमन बन चुके हो। टाइम बीतता जाता है और सुबह हो जाता है। तभी हेलमेटो और एलागा डेरियन की झोपड़ी की तरफ जाते हैं, क्योंकि डेरियन ने हेलमेटो को बोला था मुझे सुबह मिलने के लिए। और हेलमेटो डेरियन के कमरे में पहुंच जाता है और बोलता है सर डेरियन आप कहाँ हो? तभी सर डेरियन बोलते हैं कि हेलमेटो ये लो स्वाड और मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मैं अब जीवित नहीं रह सकता हूँ। यह बोलकर सर डेरियन की मौत हो जाती है। यह देखकर हेलमेटो उदास हो जाता है और एलागा उसे बोलता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, वह एक मानव है और मानव की एक जीवन काल होती है, एक निश्चित जीवन काल होती है, उन्हें एक ना एक दिन मरना ही होता है। बोलकर एलागा उसे एक लॉकेट देता है। फिर हेलमेटो पूछता है ये क्या है? तभी एलागा बोलता है कि जब तुम्हें इस जंगल में छोड़ा गया था तुम्हारे पास ये पड़ा हुआ था, इसलिए मैं आज तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े आगे जाकर। और ये लॉकेट प्योर गोल्ड का बना हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। तभी हेलमेटो बोलता है वो शायद मेरी माँ का नाम होगा। एलागा बोलता है तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर इस लॉकेट के बारे में पता करना। एलागा बोलता है हेलमेटो से तुम्हें उस ह्यूमन फॉर्म में जाना था और ना हो अभी गहरी नींद में सो रहा होगा, उसे तब तक नहीं जगाया जा सकता जब तक उससे बहुत अच्छा भोजन न मिल जाए, उसके पास वही एकमात्र मौका है। और तभी हेलमेटो बोलता है कि तुम चिंता मत करो एलागा, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। हेलमेटो वहाँ से चला जाता है। फिर हेलमेटो नाहो के एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर एरागा रहता है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये एरागा एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन है। ये जब ह्यूमैनिक वर्ल्ड में रहता था तो ये बड़े बड़े जादूगरों के बीच रहता था और ये उन जादूगरों से बहुत जलता था। एक बहुत बड़ा जादूगर बनना चाहता था, इसलिए वो ब्लैक मैजिक का यूज करता था और इस ब्लैक मैजिक से वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बन सकता था। इसीलिए उसे इमोशनल ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी और वो उन्हें
उन्हें किडनैप करवा लेता था और उनका यूज करता था। और ये बात धीरे धीरे वहाँ के लोगों को पता चल जाती है। वहाँ का जो किंग था वो उसे सजा देता है और उसे बोलता है तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, या फिर तुम्हें फांसी चढ़ना होगा या फिर तुम्हें जड़ों के जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। रागा को तुरंत फांसी ना हो इसलिए वह जड़ों को जंगल को चुनता है। को जड़ों को जंगल की ओर छोड़ दिया जाता है और एरागा वहाँ पर दो मुख वाले सांप से मिलता है जिसका नाम नाव होता है। और एरागा उससे अपनी जान की भीख मांगता है और उससे एक सौदा करता है कि आप मुझे अपने क्षेत्र में रख लीजिए, जंगल में फंसे हुए सभी इंसानों को ढूंढ कर भोजन दूंगा। नाहो इसकी बात को मान जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे एरागा वहाँ का लीडर बन जाता है और एक ह्यूमैनिक फॉर्म क्रिएट कर लेता है। अपना काम भी कर रहा होता है उसी के साथ साथ, और नाहो उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। देखते हैं हेलमेटू नाहो के क्षेत्र में पहुंच जाता है और वह एरागा का कमरा भी ढूंढ लिया होता है और वह धीरे धीरे एरागा को देख रहा होता है। एरागा वहाँ पर मोमबत्तियां जला रहा था, तभी वहाँ पे हेलमेटू जाकर उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है। एरागा बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? हेलमेटू बोलता है जड़ों के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मैंने सुना है कि तुमको पता है और वो मेथड मुझे बता दो। तभी एरागू हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि डेरियन ने एक शिष्य पाला है, क्या वो शिष्य तुम ही हो? तभी हेलमेटू गुस्से में बोलता है मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओ। बोलता है मैं तुम्हें क्यों रास्ता बताऊं? तभी हेलमेटू बोलता है अगर ऐसा तुम नहीं किए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी एरागू बोलता है कि अगर मैं मर गया तो लौट ना हो, अपने घर ही नीचे जग जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। बोलता है और तुम्हें क्या लगता है तुम नाहो से मुकाबला कर पाओगी? तुम एक सिर्फ इंसान और वो एक डिमानिक बीस्ट है। तभी हेलमेटू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं नाहो से मुकाबला कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यदि मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप मुझे वो मेथड बता दो। तभी एरागा बोलता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ, यदि तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हें बचने का कोई रास्ता कभी नहीं मिलेगा। हेलमेटू हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि जितने भी जादूगर होते हैं वो अपने सामान को रिकॉर्ड करके रखे होते हैं, और अगर मैं आपके घर की तलाशी ले लूं तो मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी पता चल जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज सरल तरीके से ले लूं, इसलिए तुम मुझे वो रास्ता बता दो वरना तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे। फिर एरागा बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इस जंगल से बाहर जाने का मेथड बताऊंगा, और वह उसे एक गुफा में लेकर जाता है और जाते जाते पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी हेलमेटू बोलता है कि इससे तुम्हें क्या? तभी एरागा बोलता है अच्छा ठीक है मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि इस जंगल से बाहर जाने का जो मेथड है ये बस थ्योरिटिकल है, इसे कोई आज तक आजमाया नहीं है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारी जगह ये डेरियन होता तो ये संभव हो सकता था कि वो जंगल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम इस जंगल से बाहर जा सकते हो। पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो और डेरियन तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब डेरियन इस जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो बोलता है कि वैसे डेरियन है कहाँ? तब भी हेलमेटू कोई जवाब नहीं देता है और हेलमेटू की इस चुप्पी की वजह से एराका समझ जाता है कि डेरियन शायद मर चुका है। तभी एराका को किताब मिल जाता है जिसमें जंगल के बाहर जाने का रास्ता का पता होता है। तभी हेलमेटू बोलता है मुझे वो सौंप दो। फिर एराका बोलता है कि आप मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको वहाँ का मंत्री बना दूंगा क्योंकि आप सभी मनुष्यों से बहुत ही ताकतवर हैं, क्योंकि आप एक डेरियन के शिष्य हैं। हर वो चीज दूंगा जो तुम्हें जरूरत है। हेलमेटू बोलता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हेलमेटू बोलता है मुझे वो किताब सौंप दो। तभी एरागा वो उसे किताब दे देता है और हेलमेटू उस किताब को पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि इस जंगल के दक्षिणी साइड में एक विशाल झरना है जंगल में, और उस झरने में डिमोनिक एनर्जी काम नहीं करती, और उस जंगल में डेमोनिक पावर काम नहीं करती। उस झरने से बस केवल एक नॉर्मल इंसान ही जा सकता है। बैरागा बोलता है अगर तुम्हारे अंदर कोई भी डिमोनिक एनर्जी होगी तो तुम उधर तुरंत ही भस्म हो जाओगे। हेलमेटू बोलता है मुझे मत बताओ, मुझे पता है ये। और तभी हेलमेटू उसे एक पंच मारता है और उसे बांध देता है और वो बोलता है कि तुम थोड़ी देर में अभी रिहा हो जाओगे और ये बुरे काम छोड़ दो तुम। एरागा का हाथ बंधा हुआ होता है इसलिए वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता था। और तभी एरागा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ब्लडी बास्टर, तुम्हें लगता है कि तुम इस जंगल से बच के निकल जाओगे? तभी हेलमेटू बोलता है ऑफ कोर्स मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और यह सुनकर एरागा गुस्सा हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है लॉर्ड नाओ अब कहाँ हो, उठ जाओ। तभी नाओ अपनी गहरी नींद से उठ जाता है और वो एरागा से बोलता है कि तुमने मुझे फालतू तो नहीं जगाया? और तभी एरागा बोलता है नहीं लॉर्ड नाओ, मैंने आपको फालतू नहीं जगाया, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप ये सुनकर समझ जाएंगे। एरागा बोलता है कि जो डेरियन था वो मर चुका है और उसका जो शिष्य था वो अभी भी यहाँ पर है। फिर नाहो बोलता है कि मैं इसे मार कर डेरियन का बदला इससे ले लूंगा। वहीं एरागा हंस हंस कर बोल रहा था कि तुम ऐसा व्यवहार करके मुझसे बच जाते, तुम्हें ऐसा लगता था? हमें हेलमेटू की तरफ दिखाया जाता है जो नाहो के क्षेत्र से बाहर जाने के लिए दौड़ रहा था। अभी हेलमेटू अपने बगल में देखता है जहाँ पर डीमंस भी भाग रहे होते हैं और वो सोचता है कि ये डिमोनिक बीस्ट मुझे देख क्यों नहीं रहे हैं, लगता है ये डरे हुए हैं। फिर हेलमेटू सोचता है लगता है नाहो जग चुका है और मुझे बहुत तेजी से भागना होगा। हेलमेटू भाग ही रहा होता है कि
तभी वहाँ पर नाहो आ जाता है और बोलता है कि क्या हाल है बच्चे। और नाहो बोलता है कि मुझे पता था कि तू कभी ना कभी यहाँ पर जरूर आओगे, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। तभी हेलमेटो बोलता है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार कर यहाँ से जाऊंगा। नाहो बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो नाजुक बच्चे, कि तुम अपने नाजुक शरीर से मेरा क्या ही कर सकते हो। बोलता है अब बातें बंद करो और चलो मेरे पेट में आ जाओ। तभी हेलमेटो अपने स्पिरिचुअल शक्ति से वहां पर चारों तरफ ही धूल कर देता है ताकि वो नाव को चकमा दे सके। हेलमेटो सोचता है इसे लड़ना इतना आसान नहीं होगा, मुझे इसकी कमजोरी जाननी होगी। देखते हैं नाहो हेलमेटो के ऊपर एक डिमोनिक एनर्जी का वार करता है अपने मुंह से। हमारा हेलमेटो उस वार से भी बच जाता है। तभी हेलमेटो समझ जाता है कि मुझे उसकी आंखों में अटैक करना होगा। हेलमेटो अपनी तलवार से उसकी एक आंख को फोड़ देता है। तू सोचता है अगर मैं इसी तरह इससे लड़ता रहा तो मैं मर भी सकता हूँ और मैं इस जंगल से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। वहाँ से भागने को सोचता है, इस जगह छुप जाता है और वहीं हम नाव को देखते हैं जो अपने एक मुंह को नष्ट कर देता है क्योंकि हेलमेटो ने उसकी एक आंख को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह मुंह यूजलेस हो चुका था। वहीं हम देखते हैं हेलमेटो छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर नाहो आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे छिप सकते हो मेरे ही एरिया में। नाहो उस पे बहुत बड़ा अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एलागा आ जाता है और हेलमेटो बच जाता है। तभी एलागा उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम कम है, तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना है। तभी हेलमेटो बोलता है मैं तुम्हारी अभी मदद कर सकता हूँ। तभी एलागा बोलता है कि नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, गो नाउ। और तब वहाँ से हेलमेटो चला जाता है। तभी नाहो बोलता है एलागा से कि एलागा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मार कर उसे खा जाऊंगा वरना। एलागा बोलता है क्या आपको लगता है कि आप एक सिर से मुझे मार सकते हैं, चलो देख ही लेते हैं। अभी वो दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और अंत में हम देखते हैं कि नाहो को एलागा मार ही देता है। हेलमेटो को देखते हैं जो नाहो के छेद से बाहर आ चुका होता है और वो आते टाइम बहुत सारे डीमोनिक बीस्ट को मारा होता है। डेरियन उस झरने को देखकर बोलता है कि डेरियन सही बोलता था कि यहाँ पे कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं होगी। ऐसा फील भी हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी डिमोनिक एनर्जी या डिमोनिक बीस्ट नहीं है। और हेलमेटो ये भी सोचता है कि मुझे डेरियन ने बोला था कि मेरे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है और वो एक डिमोनिक एनर्जी को प्रोहित करता है। अचानक हेलमेटो के पेट से सीड ऑफ डार्कनेस उभरने लगता है और उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बोलता है कि अगर मुझे इस झरने को पार करना है तो मुझे इस सीड ऑफ डार्कनेस एनर्जी को खुद से काबू करना पड़ेगा। और तभी देखते हैं हेलमेटो के हाथ पे एक पंख आकर गिरता है। फिर वह ऊपर देखता है तो उसे बहुत बड़ा पक्षी दिखाई देता है और वो पक्षी बोलता है छोटे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे शर्ट से नाहो और एलागा की स्मेल आ रही है। और वो पक्षी बोलता है कि तुम्हारा संबंध नाहो से है कि एलागा से। बोलता है कि मेरा संबंध एलागा से है। तभी वो पक्षी अपना इंट्रोडक्शन देता है और हेलमेटो से बोलता है कि मेरा नाम लाइगर है और तुम्हारा नाम क्या है। यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ पर मेरा ऑर्डर चलता है, ना कि एलागा की। तभी हेलमेटो बोलता है हाँ सर लाइगर, मैं आपको जानता हूँ, मुझे इसके बारे में एलागा ने बता रखा था। हेलमेटो बोलता है सर लाइगर, आप पहले होंगे जो इस झरने को पार करते हुए किसी को देखेंगे क्योंकि मैं इस झरने को पार करने जा रहा हूँ। तभी सर लाइगर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है बच्चे तुम इस झरने को पार कर लोगे क्योंकि इसमें जो भी गया हो कभी बचकर नहीं आया वापस। और तभी हेलमेटो बोलता है सर मुझे पता है कि मेरे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है, तभी मैं इससे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और इस झरने को पार करने की ट्राई करूंगा और सर हो सके तो मैं बच भी ना पाऊं, लेकिन आपको अगर एलागा मिले और मेरे बारे में पूछे तो आप उसे यही बोलना कि वो झरने को पार करने में सक्सेसफुल रहा। ना बोलकर हेलमेटो उस झरने में कूद जाता है। प्योरिफिकेशन के लिए वह एक रेज ऑफ लाइट छोड़ता है, उसके बॉडी से आर पार होकर जाता है और उस लाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि हेलमेटो बोलता है कि मैं इस पेन को सह नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। और हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है और हमें वहां पर कुछ सैनिक और उनके लीडर को दिखाया जाता है और वो कुछ सामानों को ले जा रहे होते हैं और उनका यही मिशन होता है कि उस सामान को सही सलामत पहुंचाने का। और गाइस मैं बता दूं ये जो सैनिक है इनका कई सारा ग्रुप है और इनका जो ग्रुप है इनके रैंक के बेस पे डिवाइडेड है। तभी उस ग्रुप की लीडर तान्या जो रैंक 2 की हेड होती है वह बोलती है हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उस ग्रुप में से एक लड़का जिसका नाम फियान होता है वो बोलता है अरे तान्या, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह तो जड़ों के जंगल के पास है, यहाँ पर आराम करना खतरों से खाली नहीं है। फियोन, अगर हम आराम नहीं करेंगे तो आगे चलकर डेमोनिक बीस्ट से सामना करना मुश्किल हो जाएगा और तुम जैसे रैंक 4 के सैनिक उनका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से जंगल में जाकर पानी लेकर आओ, अंधेरा होने वाला है। फियोन बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ।
फियोन जंगल में पानी लेने जा ही रहा होता है कि उसे जंगल में अजीब सा फील होता है और वो बोलता है मुझे जल्दी से पानी लेकर यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी फियोन नदी के किनारे पहुंचता है और उसे एक डेड बॉडी दिखती है। फियोन बोलता है अरे ये क्या, ये तो एक डेड बॉडी है। फियोन दौड़ते हुए तानिया के पास जाता है। वहाँ का सैनिक बोलता है कि अरे क्या हुआ, तुमने कोई भूत तो नहीं देख लिया? अरे मैंने नदी के किनारे एक डेड बॉडी देखा। फियोन, तुम पागल हो गए हो? भला ऐसी जगह पर डेड बॉडी कैसे हो सकती है? शायद तुमने किसी पेड़ की शाखा देखी होगी और तुम उसे डेड बॉडी समझ लिए होगे। तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है ना? आओ मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। फियोन उनको जंगल में नदी के पास ले जा रहा होता है और बोलता है मैंने डेड बॉडी यहीं कहीं देखा था। फियोन, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे मैंने कसम से देखा था, अरे वो रहा। अरे हाँ, यह तो सच में डेड बॉडी है। मैंने बोला था ना यहाँ पर डेड बॉडी है। अब चलो यहाँ से, मैं इस डेड बॉडी को देखना नहीं चाहता। अरे फियोन रुको, ये डेड बॉडी नहीं, इसमें तो सांसें चल रही हैं। फियोन जल्दी आओ। अरे ये देखो, उठ रहा है। तभी हेलमेटू उठता है। अरे माफ करना, क्या आपको होश आ गया? अरे मैं कहाँ हूँ? हेलमेटू सोचता है क्या मैं जड़ों के जंगल से बच गया? अरे डरो मत, तुम यहाँ सेफ हो। यह जो पानी लेने गया था उसने तुम्हें इस हालत में देखा, वह चिल्लाया तो मैंने सोचा कि तुम मर गए हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपने बारे में कुछ बताओ। हेलमेटू बहाना बनाते हुए बोलता है कि मेरा नाम हेलमेटू है और मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में गहरी चोट लगी है, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। वैसे मेरा नाम तान्या है। हेलमेटू, तुम अपने दिमाग में कुछ जोड़ डालो, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए। मुझे बस इतना पता है कि मेरा नाम हेलमेटू है और मुझे बस तलवार चलाने आता है। मुझे लगता है तुम्हारी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाके दिखाना होगा। और जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। थैंक्स तानिया इतना मदद करने के लिए। भले ही मैं जंगल से बच गया लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। मुझे खुद को रिकवर करना होगा और मुझे लगा था कि मैं उस झरने को पार करूंगा तो मेरे अंदर की डिमोनिक एनर्जी जो सीड है वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अभी भी सीड ऑफ डार्कनेस मेरे अंदर है और मुझे इंसानों की दुनिया है। मुझे इन्हें बताना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। दावा करना चाहिए कि मेरी याददाश्त चली गई है। और वो अलावा के दी हुई लॉकेट को पकड़ता है और बोलता है कि मुझे इसके ऑनर को ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि ये अपनी मॉम की बात कर रहा है। और ऐसे ही सुबह हो जाता है। तान्या उसे नहाने के लिए कपड़े देती है और बोलती है कि इसे पहन लेना। तभी हेलमेट वो कपड़े पहन कर आता है। तभी वहाँ के लोग देख के चौंक हो जाते हैं। वो बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत ही हैंडसम। तभी वहाँ के लोग बोलते हैं कि क्या वो कल वाला बंदा है? लगा था कि हेलमेटो किसी किंग का बेटा हो। सियोन बोलता है क्या तुम किसी अमीर बाप के बेटे हो? इसे परेशान मत करो, ये कोई भी हो, ये अब हम लोग का दोस्त है। ओहो, तानिया वो तुम्हारा दोस्त है। मैं तो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बना। अच्छा, वो हैंडसम है ना? तभी तानिया उसे एक मुक्का मारती है और बोलती है फियोन, तुम अपनी बकवास बंद करो, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। और तभी तानिया हेलमेटो की तरफ देखकर बोलती है तुम चिंता मत करो, हम 4 दिन के बाद गांव जाने वाले हैं और वहाँ पे जाकर हम तुम्हें डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ ठीक है तान्या। और तभी हेलमेटू तान्या और सियोन निकल देते हैं गांव की तरफ। सियोन बोलता है आपको जगने के बाद दर्द नहीं महसूस हो रहा है? क्या आपको लगता है आप ठीक हो सकते हो? उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और बोलता है गाड़ी बहुत तेज है, इसे पकड़ कर बैठना होगा। वहीं हम देखते हैं हेलमेटो घोड़े को पकड़ कर चल रहा होता है और घोड़े को देखते हुए जा रहा था। तभी सियोन बोलता है घोड़े पसंद है? हाँ मुझे घोड़े पसंद है। फिर वो आगे की तरफ जाते हैं। हेलमेटो रास्ते में जा ही रहा होता है कि वो सोचता है कि मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे इससे पहले क्यों नहीं हुआ, जबकि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाया करता था जड़ों के जंगल के अंदर, लेकिन अब मैं नहीं हो पा रहा हूँ। अब मुझे यकीन है मैं चलते चलते रिकवर हो जाऊंगा। वहीं हम देखते तानिया हेलमेटो को डॉक्टर के पास लेकर पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर बोलता है कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी तरह से बीमार हैं। आपके जैसे लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग लग रहे हो। आप स्वयं हैं कि आपने उसे ठीक से देखा है? तभी डॉक्टर गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? मैं दवा लिख देता हूँ, तुम्हें जैसे मर्जी ऐसे इसे खिला देना। मैंने आपको समय पहले भी बताया था कि ये बेहोश है, लेकिन आप बोल रहे हो कि फिर भी ये ठीक है। तुम तो मुझे फर्जी डॉक्टर लगते हो। और तभी तान्या हेलमेटू और फियोन से बोलती है वो तो मुझे फर्जी डॉक्टर लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि आप इसके दवाई से ठीक हो पाएंगे। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर उसे लिख कर दवा देता है और बोलता है कि इसे ले लेना। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है और तानिया हेलमेटू से बोलती है हेलमेटू, आप ठीक हैं? फियोन बोला था कि आपको चलने में परेशानी हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ और मेडिसिन लेने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप चिंता मत लो। और मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि आपकी शारीरिक पकड़ बहुत मजबूत है और आपने कहा था कि आपको तलवार चलाने आती है, तो आपने किस मास्टर से ट्रेनिंग ली थी? फिर हेलमेटो अपने बात को छिपाते हुए बोलता है कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन मुझे तलवार चलाने आता है। तो चलिए आइए हम लोग एक मुकाबला करते हैं, क्या पता आपकी इससे याददाश्त आ जाए। तभी हेलमेटो मान जाता है। फिर तानिया रैंक 3 के सैनिक को दिखाती है जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अरे तानिया आप यहाँ, और आपके पीछे कौन है?
क्या आप उससे मुकाबला करेंगी क्या? हाँ, मैं इससे मुकाबला करने आई हूँ। फाइट स्टार्ट होती है और तभी तानिया बोलती है जो सबसे पहले नीचे गिरेगा वो इस फाइट को हार जाएगा। और फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों आपस में बहुत ही तगड़ा टक्कर दे रहे थे। हेलमेटू तानिया पे एक वार करता है जिससे तानिया बच जाती है, लेकिन जब तानिया उस पे वार करती है तो हेलमेटू घायल हो जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। हेलमेटू को गुस्सा आ जाता है, वो बीच का यूज करने जा रहा है। तभी वो सोचता है कि अरे मुझे बीच का यूज नहीं करना चाहिए इनके सामने, और तभी वो दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी तानिया उस पे बहुत पावरफुल अटैक करती है और हेलमेटू गिर जाता है और तानिया बोलती है तुम हार गए, लेकिन आप बहुत बेहतरीन फाइट किए हैं। आप स्ट्रांग तो हो। अरे नहीं तानिया, आप बहुत स्ट्रांग हो। तभी हम देखते हैं तानिया का भाई ताइसेन आ जाता है वहाँ पे, जो रैंक 2 का कैप्टन होता है, जो ये सब फाइट देख रहा होता है। और ताइसेन बोलता है कि हेलमेटू अब रैंक 4 के सैनिक में शामिल हो जाइए और आपकी याददाश्त जब तक नहीं आती है तब तक आप हमारे साथ चलिए। हेलमेटू सोचता है कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए, मुझे इसे पता चल जाएगा कि इंसानों की दुनिया में इंसान कैसे रहते हैं। और वो टाइसन को हाँ बोल देता है और रैंक 4 के सैनिक हेलमेटू को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वही फियोन बोलता है और मैं भी रैंक 4 का सैनिक हूँ। को शिफ्ट किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि टेंसेन, शर्मिल, मैं रैंक 4 के सैनिकों के साथ हेलमेटू को भी ऐड करना चाहता हूँ। और गाइस मैं बता दूं, ये जो शर्मिल है ये पूरे ग्रुप के सैनिक के लीडर हैं। तभी शर्मिल बोलते हैं टाइसन मैं किसी भी एरे गैरे को ऐड कर लूंगा, तुम पागल हो गए हो। तभी टाइसन बोलता है नहीं शर्मिल, मैंने हेलमेटू के स्किल्स को देख कर रैंक 4 के सैनिक में ऐड करने को सोचा हूँ। तभी शर्मिल बोलते हैं ओके ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। को शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर तानिया हेलमेटू से पूछती है हेलमेटू तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं ठीक हूँ तानिया, नो प्रॉब्लम। टाइसन बोलता है हमें कल सतर्क रहना होगा क्योंकि हम जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट भी मिल सकते हैं और इसमें रैंक 4 के सैनिक को पार्टिसिपेट नहीं करना है जब तक मैं इशारा न करूँ। तभी तानिया बोलती है रैंक 2 के सैनिक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, यानी मैं। टाइसन बोलता है हाँ तुम कर सकती हो। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ टाइसन बोलता है हमारे ग्रुप में रैंक 3 के सैनिक में कुछ लोग हैं जिससे हमारा संबंध अच्छा नहीं है और वो आपको परेशान करने का ट्राई जरूर करेंगे, इसलिए आप लोग उनको इग्नोर करना और चलो सब आराम करो, कल सुबह मिलते हैं। और तभी सब लोग आराम करने चले जाते हैं। लेकिन हेलमेटू अकेले में जाकर सोच रहा होता है कि उनके सामने बीमार होना एक बहाना है, पर मैं तान्या से हार कैसे गया, शायद मैं अभी कमजोर हूँ और मैं शायद बीच के स्किल को भूल रहा हूँ, मुझे इसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तभी सुबह हो जाता है और ताइसेन शर्मिल से मिलता है। शर्मिल उसे कुछ सामान देते हैं और उसे बोलते हैं कि इसे अच्छी तरह से पहुंचा देना। ताइसेन बोलता है मैं समझ गया सर। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ रैंक 4 का सैनिक जिसका नाम कैवाल रहता है वह बोलता है हेलमेटू को हे कमजोर बच्चे तुम क्या देख रहे हो, तुम इतने कमजोर और दुर्बल और पतले हो कि तुम एक तलवार भी नहीं हिला सकते। हेलमेटू सोचता है ताइसेन ने शायद इन्हीं के बारे में बताया था, रैंक 4 के सैनिक है, इनका संबंध इनसे अच्छा नहीं है, इसलिए हेलमेटू उनको इग्नोर करके चला जाता है। कुछ दिन बीत जाता है, वही हम देखते हैं काबिल जो होता है फियान के पैर में पैर फंसाकर उसे गिरा देता है और बोलता है कि अरे सॉरी ये गलती से हो गया। तभी फियोन बोलता है तुमने जानबूझकर किया है यह। मैंने बोला ना मैंने ये गलती से किया है, वैसे भी तुम मेरा कर क्या सकते हो। तभी हेलमेटू फियोन को उठाता है, एक बार हेलमेटू को देखता है और बोलता है कि अरे तुम तो लड़की हो, अगली बार मैं तुम्हें सड़कों पे मिलूंगा तो तुम्हारे लिए गुलाब लेकर जरूर आऊंगा। हेलमेटू उसके बात को इग्नोर करके फियोन को लेकर वहां से चला जाता है। तभी केबाल गुस्से में बोलता है कि ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, ये आपको स्टार्टिंग से ही इग्नोर कर रहा है। तो कैबाल को गुस्सा और आ जाता है और बोलता है कि मैं इसका बदला इससे लूंगा। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है फियान हेलमेटू से बोल रहा होता है वे मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहे हैं, अगर वह मुझे दोबारा परेशान किए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलकर फियान पानी लेने चला जाता है। फियान पानी भर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे कैबाल आ जाता है। कैबाल बोलता है अरे आप यहाँ हैं, यह तो बड़ा बढ़िया स्थान है आपसे बातचीत करने का। तभी कैबाल फियान को अपने पैर के नीचे दबा लेता है और बोलता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ स्नान किए हो जो लड़की की तरह दिखता है। फियान बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी कैबाल हंसते हुए फियान से बोलता है कि अगर तुमको नहीं पता तो तुम चुप रहो, वो आ ही रहा होगा मुझे पता है और मैं खुद ही चेक कर लूंगा। हेलमेटू वहाँ आ जाता है और कैबाल बोलता है कि कैबाल अपने सैनिकों से बोलता है कि चलो उसको चेक करो। और तभी वो सैनिक हेलमेटू के पास पहुंच ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तानिया आ जाती है और उन सैनिकों को एक मुक्का मारती है। और तभी तानिया पूछता आप हेलमेटू के साथ क्या कर रहे थे? है हम सब बस बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना है आप इसके कपड़े निकालने का ऑर्डर देते हैं। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? और भूलो मत आप रैंक 3 से रैंक 4 पे आ गए हैं। बेहतर होगा कि आप ऐसी कोई और घटना ना करें जहां हमारे ग्रुप में सैनिक परेशान हो, नहीं तो अगली बार की तरह मैं चुपचाप नहीं जाऊंगी। वही फियान रो रहा होता है। चुप रहो फियोन, चलो पानी लेकर हम वापस चलते हैं। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है, हमें हेलमेटू को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है, मेरी बॉडी अभी अच्छा फील कर रही है। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि
मुझे बीज का उपयोग करने में अभी पूरी तरह मेरी बॉडी स्वस्थ नहीं है और मुझे ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो ताइसेन की होती है। वो बोल रहा होता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, इस क्षेत्र में डिमोनिक बीस्ट ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी टॉयलेट करने या फिर पानी पीने के लिए अकेले नहीं जाएगा, वो किसी न किसी की एक को लेकर जाएगा साथ में। तभी फियोन हेलमेटो से पूछता है, क्या तुमने कभी डिमोनिक बीस्ट को देखा है? हाँ, कुछ डीमन जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और कुछ डीमन जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तुम्हारा तो याददाश्त चला गया था, तुम्हें कैसे पता है? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही एंज्यूम कर रहा हूँ बस। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ दो सैनिक पानी के लिए लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट आ जाते हैं, ये ग्रुप के सैनिकों पे हमला कर देते हैं। तभी टाइसन बोलता है, रैंक 4 के सैनिक को छुड़ाकर सभी सैनिक तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। हेलमेटो और फियोन तुम दोनों घोड़े के ठेले के नीचे छिप जाओ। फिर बोलता है कि मुझे लग रहा था कि इतने सैनिकों को देखकर वो आएंगे नहीं, लेकिन ये लोग अचानक अटैक कर दिए आखिर में। वहीं हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। जो डिमोनिक बीस्ट होता है बहुत पावरफुल होता है, वो हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार रहा होता है। वहीं हम तानिया और ताइसेन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा फाइट कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे डीमन को मार गिराए थे। और तभी ताइसेन का फाइट उस बड़े डिमोनिक बीस्ट से होता है और हम देखते हैं तो वही हम देखते हैं ताइसेन अपने बीच का यूज करने लगता है और उसे भगा देता है। गाइस मैं बता दूं, जो रैंक 3 और रैंक 2 के जो सैनिक है वो बीच का यूज कर सकते हैं, उन्हें ये बीच का यूज करने आता भी है, उनके पास ये स्किल्स है। और जब ताइसेन अपने बीच का यूज करता है तभी वो डिमोनिक बीस्ट को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो डर जाता है और उठकर भागने लगता है। फिर वो डिमोनिक बीस्ट भाग जाता है और तभी ताइसेन बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए बहुत इजी था इनसे लड़ना। तभी कहवाल का भाई सीनू ताइसेन से बोलता है कि हमें अगली बार चौकन्ना होना पड़ेगा। तभी तानिया ताइसेन से बोलती है, अरे वो देखो डेमोनिक बीस्ट भाग रहा है, हम उसका पीछा करें। तभी ताइसेन बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने मिशन को कंप्लीट करना है, ना कि डिमोनिक बीस्ट का पीछा करना है। वहीं देखते हैं फियोन घोड़े के ठेले के नीचे फंस चुका होता है और वो बोलता है, अरे मुझे कोई बाहर खींचो, अरे मुझे कोई बाहर खींचो। और हेलमेट और तानिया उसे बाहर निकालते हैं। वहीं हम देखते हैं ताइसेन बोलता है कि इन डिमोनिक बीस्ट के बॉडी को रखे रहो और इनके अंदर जो बीज है इसे बेचा जाएगा, इसके हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और ताइसेन हेलमेटो को बोलता है कि ये देखो ये सीड ऑफ डार्कनेस है, यदि ये कोई इंसान खा ले तो ये डिमोनिक बीस्ट बन सकता है। करना ना भूलें। और अगर वो डिमोनिक बीस्ट बन गया तो यहाँ का जो राजा है उसे जड़ों के जंगल में छोड़ दिया जाता है और वो कभी बाहर नहीं आता है। फिर बोलता है ताइसेन हेलमेटो को, चलो अब इन सभी बॉडी को इकट्ठा करो और इसे पैक करो। तभी हेलमेटो और फियोन डिमोनिक बीस्ट की बॉडी को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पे हेलमेटो बोलता है कि रुको, तभी फियोन बोलता है, अरे तुम तो डर रहे हो, लगता है तुमने पहली बार डिमोनिक बीस्ट को इतने करीब से देखा है। अरे हेलमेटू तुम डरो मत, ये तो खाना बनाने से भी ज्यादा आसान है। और तभी वो डिमोनिक बीस्ट जग जाता है और फियोन की गर्दन पे हाथ रख देता है। और तभी गाइस हम देखते हैं हेलमेटू अपने बीच का यूज करता है और उस डिमोनिक बीस्ट को मार गिराता है। यह देखकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। फियोन बोलता है, थैंक्स हेलमेटू, मेरी जान बचाने के लिए। तुम ठीक हो ना फियोन? हाँ मैं ठीक हूँ हेलमेटू। सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ ताइसेन बोल रहा होता है कि हमें दो दो के ग्रुप में होना चाहिए। हेलमेटू और तानिया तुम एक साथ रहना, फियान और मैरस तुम एक साथ रहना, अजियान और बेरियन तुम एक साथ रहना। और सब लोग गुड नाइट बोलकर जाने लगते हैं। हेलमेटो तुम ठीक तो हो ना, तुम थके तो नहीं ना हो? हाँ मैं ठीक हूँ तानिया। वैसे वो बहुत अमेजिंग था, तुमने डेमोनिक बीस्ट को मारा और फियोन को बचा लिया। अच्छा हेलमेटो अब सो जाओ, हमें कल जगना भी है। तो बोलता है ठीक है तानिया, लेकिन हेलमेटू सोता नहीं है, वो ट्रेनिंग करने जाता है जंगल की तरफ। तभी हम देखते हैं कि केवाल उसका पीछा कर रहा होता है और वहाँ पर आ जाता है। केवाल बोलता है, अब तुम्हें कौन बचाएगा, अब तो तुम्हारी तानिया भी यहाँ नहीं है। तभी हेलमेटू बोलता है कि डिमोनिक बीस्ट और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों एक ही तरह हो, अब तुम जैसे को मार ही देना बेटर होगा। केवाल बोलता है, अच्छा तुम मुझे मार दोगे, आओ दो दो हाथ कर ही लेते हैं। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और हेलमेटू सबसे पहले काबेल के पैरों को तोड़ता है और हाथों को तोड़ता है। और तभी गाइस हम देखते हैं वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट आ जाता है और वह केवाल की गर्दन पे लात रख देता है। तभी हेलमेटू डीमन से बोलता है कि इसे लेकर चले जाओ। डीमन उसे देखकर समझ जाता है कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है और वह उसे लेकर चला भी जाता है। हेलमेटू बोलता है, मुझे यकीन है ये डीमन दोबारा आएगा जरूर। फिर हमारे सीन को शिफ्ट किया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के सैनिक हेलमेटू और केबाल को खोज रहे होते हैं जंगलों में, लेकिन उनको बस हेलमेटू मिलता है। तभी केबाल ग्रुप का लीडर मैक्स हेलमेटू से पूछता है कि केबाल किधर है। फिर हेलमेटू बोलता है कि वह मर गया। तभी मैक्स उससे पूछता है कि केबाल किधर है। हेलमेटू बोलता है कि जब मैं अपना काम कर रहा था तो उसने मुझे धमकाने के लिए मेरा पीछा किया, लेकिन वहां पर एक डिमोनिक बीस्ट आ गया और उसे मार डाला। तभी केबाल ग्रुप का लीडर मैक्स बोलता है कि
मुझे माफ कर दो हेलमेटू, वह कमीना आप लोग को लगातार धमकियां दिया करता था। अच्छा हुआ कि वो मर गया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तभी वहाँ पर तान्या आ जाती है। मैक्स, तुम्हें सॉरी बोल देने से काम नहीं चलेगा। हेलमेटू मर सकता था, और जब आपको पता था कि वह लगातार परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है, तो आपने उस समय आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और तभी गाइस कैबाल का भाई सीनो गुस्से में बोलता है कि तान्या, तुमने मेरे भाई के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कैसी हुई। अगर तुमने ठीक से निगरानी की होती तो तुम्हारा भाई आज जिंदा होता। तभी वहाँ पर सर मिल आ जाते हैं और सर मिल बोलते हैं कि आप सभी को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आप सभी को पकड़ बनाने की जरूरत है और हमें प्लानिंग भी करनी चाहिए, इससे हमारे कोई भी सैनिक मारा ना जाए। और जो काबिल के मिशन के पैसे हैं वो हेलमेटू को दे देंगे, ठीक है तान्या? ठीक है सर। तभी हम देखते हैं तानिया हेलमेटू के सिर पे एक पंच मारकर बोलती है, तुम्हें बोला था कि अकेले कहीं नहीं जाने को, तो तुमने क्यों नहीं बताया? तुम उस जंगल में मर भी सकते थे। अच्छा आई एम सॉरी तान्या। तो गाइस, हम इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।